देश का अपना चैनल। डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जयपुर में इख्तिताम पजीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस को दरपेश चैलेंजेस और दाखिली सलामती पर तबादले ख्याल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक करेंगे गुजरात का दौरा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे इफ्तिताह। टॉप आलमी कंपनियों के सीईओज के साथ भी करेंगे मीटिंग। मगरबी बंगाल में ईडी टीम पर हमले के मुल्जिम टीएमसी लीडर शेख शाहजहां के खिलाफ बीजेपी का जारहाना रुख। मगरबी बंगाल बीजेपी की सदर सुकांता मजुमदार ने की गवर्नर से मुलाकात। रियासत में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में फौरी फैसला कुन कार्रवाई करने की मांग। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। श्री राम मंदिर तामीराती कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर की सड़क, गेट और अकीदतमंदों के लिए बनाए गए शामियानों समेत तामीराती कामों का किया मुआयना। कहा तैयारियां हैं आखिरी मरहले में। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग रही पुरअमन। अपोजिशन जमातों के बाइकाट के दरमियान 300 नशिस्तों के लिए मैदान में थे 1970 उम्मीदवार। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। कहा भारत हमारा काबिल एतमाद दोस्त। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शिमाली भारत में सर्दी का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में शदीद सर्दी की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। और मुंबई में आज खेले जाने वाले खवातीन के दूसरे टी20 मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा मुकाबला। पहला मैच जीतने वाली टीम इंडिया सीरीज जीतने की करेगी कोशिश। आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। जयपुर में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस और दाखिली सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादले ख्याल किया गया। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम, पुलिस इंतजामिया में टेक्नोलॉजी, इंसदाद दहशतगर्दी के चैलेंजेस, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, जेलों में इस्लाहात और दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस का एक और अहम एजेंडा नए फौजदारी कवानीन के निफाज के लिए रोड मैप पर गौर खौज रहा। इसके अलावा पुलिस इंतजामिया और सिक्योरिटी में मुस्तकबिल के मौज़ूआत जैसे कि मसनूई ज़हानत, AI जैसी नई टेक्नोलॉजीज से दरपेश चैलेंजेस और डीप फेक और इनसे निपटने के तरीके भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर होंगे। वज़ीर आज़म वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वीं एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट का थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। वज़ीर आज़म वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म बड़ी आलमी कंपनियों के सीईओ से मीटिंग करेंगे। वज़ीर आज़म गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में अहम कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। साल 2003 में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुनक़िद किया गया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आज जामे तरक्की और पायदार तरक्की के लिए पेशा वाराना मसरूफियत, इल्म के तबादले और स्ट्रेटजिक शराकतदारी के लिए सबसे बावकार आलमी फोरम्स में से एक बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां एडिशन गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक मुनक़िद हो रहा है।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 8 जनवरी को लंदन ब्रितानिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। उनके साथ वजारत दिफा का एक आला सतही वफ्द भी होगा, जिसमें DRDO, सर्विस हेडक्वार्टर, महकमे दिफा और दिफाई पैदावार महकमे के सीनियर अफसरान शामिल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर दिफा अपने हम मनसब ग्रांड शेफ्स के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो दिफा, सलामती और सनअती ताउन के वसी मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। राजनाथ सिंह की बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात और खारजा, दौलत मुश्तरका और तरक्याती उमूर के वज़ीर डेविड कैमरून से भी मुलाकात मुतवक्को है। राजनाथ सिंह बरतानिया की दिफाई सनअत के CEOs और सनअत के रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे और वहां भारतीय बरादरी से मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर हमले में पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए ED पर हमले के बाद रियासत में सियासत गर्म हो गई है। मगरबी बंगाल BJP की सदर और MP सुकांता मजुमदार ने गवर्नर CEO आनंद बोस से मुलाकात की और मगरबी बंगाल में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में गवर्नर को एक खत भी पेश किया और इस मामले पर फौरी कार्रवाई करने की अपील की। दूसरी तरफ मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बंगाल में ED पर हमले पर कहा है कि बंगाल में जमहूरियत खत्म हो गई है। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी एक जमहूरियत पसंद ना होकर बल्कि डिक्टेटर का किरदार अदा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात खुद मुजरिमों का ख्याल रखती है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ED, कहां CBI? ED CBI को घुसने की हिम्मत है क्या? मगरबी बंगाल की तरह बिहार में भी ED पर हमला हो सकता है वाले बयान पर बिहार BJP के सदर सम्राट चौधरी ने RJD सरबराह लालू प्रसाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिहार में लालू प्रसाद बदउनवानी की अलामत, गुंडों की अलामत, मुजरिमों की अलामत हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। बिहार में लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ED की तहकीकात का सामना कर रहे हैं। चंद रोज कबल हुक्मरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे से MLA डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बहसों का बाजार गर्म है कि वजीर आला हेमंत सोरेन भी CM के ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह उनकी अहलिया कल्पना सोरेन रियासत की नई वजीर आला बन सकती हैं। अब CM हेमंत सोरेन की बहन के बयान ने भी इन बहसों को मजीद हवा दी है। दरहकीकत हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन से जब कल्पना सोरेन के वजीर आला बनने के चर्चे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वजीर आला बन सकती हैं। हमारी पार्टी में और भी लोग हैं, लेकिन उसका फैसला पार्टी के कानून साज पार्टी इजलास में किया जाएगा। अभी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो CM बन सकती हैं। वहाँ पे कल्पना अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कोई चर्चा हो रही है, वहाँ पे क्या ऐसा है? अगर जरूरत पड़ा तो बन सकती हैं। हमारा जो पार्टी है इतने सालों से इसमें और भी लोग हैं। अब तो तय होगा, विधायक दल का जो मीटिंग होगा उसमें तय होगा। कल्पना रेस में है आगे?
ये तो कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, पर अगर जरूरत पड़ा तो होंगी। कौन कौन? कल्पना जी। वाज़ेह है कि जमीन घोटाले में मरकजी एजेंसी ईडी ने हेमंत सोरेन को 6 बार पूछगछ के लिए समन जारी किया है, लेकिन हर बार हेमंत सोरेन किसी न किसी बहाने ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी ने 7वां समन जारी किया है और खुद सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि वो बताएं कि वो कब और कहां मिल सकते हैं। खदशा है कि ईडी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का रास्ता भी तलाश कर रही है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी अहलिया कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इन बातों को मुस्तरद कर दिया। चंद रोज कबल गांडे से जेएमएम के एमएलए डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया था। उसके बाद से वजीर आला हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन को इस सीट से इलेक्शन लड़कर वजीर आला बनाए जाने की खबरें तेज हो गई हैं। दरियासना इंडी इत्तेहाद में कन्वेनर के मामले पर जारी कशमकश पर तबसरा करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब मफादात का टकराव हो और खुद गर्ज इत्तेहाद बन जाए तो ये मुनासिब है। उन्होंने कहा कि इस खुद गर्ज और मोदी मुखालिफ इत्तेहाद का वाहिद काम किसी न किसी तरह इख्तिदार में आकर मोदी को रोकना है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। आर्थिक गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या? वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहां ममता जी हैं, वहां राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 महीना के लिए इन लोग की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। भारतीय फजाइया ने पहली बार कारगिल की फजाई पट्टी पर कामयाबी के साथ नाइट लैंडिंग की। फजाइया ने रात में C-130J सुपर हरकुलिस तैयारे को यहां कारगिल की फजाई पट्टी पर उतारा है। भारतीय फजाइया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करके जानकारी दी। दो रोजा तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 का आज चेन्नई में आगाज हुआ। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मकसद रियासत को 2030 तक $1 ट्रिलियन की मईशत तक पहुंचने की जानिब आगे बढ़ाना है। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल और वजीर आला M.K. स्टालिन ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत के तब्दीली के सफर पर रोशनी डाली और मुल्क की कमजोर मईशत से आलमी सतह पर 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनने की तरक्की का जिक्र किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए हाल ही में तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह पर भी रोशनी डाला। समिट के दौरान तमिलनाडु सेमी कंडक्टर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी की नकाब कुशाई की गई। वजीर आला M.K. स्टालिन और मरकजी कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने मुश्तरका तौर पर सिरी पेरमदूर में फर्स्ट सोलर की उमूदी तौर पर मरबूत शमसी मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का इफ्तिताह किया। सरमायाकार समिट का बुनियादी मकसद 5 लाख करोड़ रुपए की कुल सरमायाकारी को रागिब करना है, जबकि पिछले एडिशंस में बेतरतीब 2.42 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख करोड़ रुपए जमा हुए थे। तीसरे एडिशन में पहले से ज्यादा सरमायाकारी की तवक्को है। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में 170 मुकर्रीरीन समेत 50 ममालिक के 450 से ज्यादा मंदुबीन शामिल हैं। The strength of India, the strength of a Viksit Bharat lies in strong pillars, which are the 28 states and the 8 union territories of India. I believe when Tamil Nadu aspires for a $1 trillion economy by 2030, they are having an ambitious goal of 18% growth every year. And that is what will drive the people of the country. That is what will drive industrialization, new jobs, new work opportunities.
The Honorable Prime Minister very recently inaugurated development projects worth over 20,000 crores, nearly $2.5 billion in Tamil Nadu alone. उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू व कश्मीर का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर की जामे तरक्की के लिए एक जायजा मीटिंग करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू व कश्मीर में ई बस सर्विस को झंडी दिखाने के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इस दौरान वो तकर्रुरी नामे भी तकसीम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी लीडरों और कारकुनों के साथ मीटिंग की। अयोध्या राम मंदिर तामीराती कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में जारी तामीराती काम का मुआयना किया। मुआयना के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मंदिर रोड पर तैयारियों, मंदिर रोड पर नस्ब गेट, अकीदतमंदों के लिए बनाए गए शामियाने वगैरह का जायजा लिया। यहां तैयारियां तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में हैं। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले 1 सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा, लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे। श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के कामयाब इनेकाद के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मंदिर की तामीर से लेकर पूजा के इंतजामात तक हर काम श्री राम की खिदमत करने जैसा है। इसमें शामिल हर फर्द को खुशी मिल रही है। मंदिर के मेन गेट के तामीराती काम के निगरां राकेश ने कहा कि भगवान राम के लिए काम करने से खुशी मिलती है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इधर आके ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, कहाँ आ गए अपन। भगवान के रोजाना दर्शन हो रहे हैं और उन्हीं के लिए अभी श्रद्धालुओं के लिए मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंट्री होके आगे जाएंगे मेन गेट पे, उधर नहा धो के स्नान करके अपना जो भी मोबाइल वगैरह अदरवाइज जो भी सामान है लॉकर में रख के वहाँ आराम से अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है कि इधर आके कुछ जाने का मन ही नहीं कर रहा है और काम करते हैं, ना कोई थकान है, सब कुछ एकदम नंबर 1। बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम। अराजी तनाज़ा के साबिक वकील इकबाल अंसारी को भी अयोध्या में राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में इकबाल अंसारी ने कहा कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि से पूरी दुनिया में समाजी हम आहंगी का पैगाम जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या एक ऐसी सरजमीन है जहां तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। अंसारी भी अयोध्या में हो रहे तरक्याती कामों से बहुत खुश हैं। हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने उनसे बात की। 22 जनवरी को होने वाली श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में समाज के कई गणमान्य लोगों को ट्रस्ट की ओर से, सरकार की ओर से न्योता भेजा गया है। इसमें कई राजनीतिक दल, कई गणमान्य व्यक्ति, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, सैनिक शामिल हैं और एक बहुत ही खास नाम उसमें श्री इकबाल अंसारी साहब का भी आता है, जो कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकार के तौर पर शामिल हुए। इकबाल अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको भी निमंत्रण पत्र मिला, आपके हाथ में वो निमंत्रण पत्र खुद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या सहनशील है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के हाथ, हर जात के देवी देवता विराजमान है और
हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हमारा जो है कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। ये हम अयोध्यावासी हैं और इस नाते जो है हमको भी ये निमंत्रण मिला और हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे देश के तमाम से जो है मेहमान आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। सबके बीच में जो है हम भी जाएंगे, साथ साथ वहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं और एक साथ सब लोग दर्शन भी के जो है करेंगे और एक खुशी की एक लहर अयोध्या वासियों में है जो हम में भी है। अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के आम जनमानस में आपकी क्या राय है? जो यहाँ पर विकास की नई धारा यूं कहें कि इस बार बह चली है। अयोध्या में मुकदमा मंदिर मस्जिद का रहा, विकास पे जो है मुकदमा नहीं रहा। आज माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विकास तो बहुत कुछ हुए हैं। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तमाम कुंड है, रोडें हैं, जो है यहाँ तक है कि लोगों के घर जो है घरों का भी रिपेयरिंग जो है सरकार ने किया है। इस बात से जो है सच बात झुटलाई नहीं जाएगी। सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की है, लेकिन अयोध्या में विकास की गंगा बही है। क्योंकि आज भी देखें कि जो कुछ भी बने हुए हैं सबके फायदे के लिए हैं, इसमें ना कोई जात बात है ना कहीं भेदभाव है। इकबाल अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि अयोध्या धरती है समरसता की और पूरी दुनिया देखेगी, उन गणमान्य व्यक्तियों में इकबाल अंसारी साहब भी शामिल होंगे जो एक पक्षकार के तौर पर वर्षों जिन्होंने अदालत में भगवान श्री राम लला विराजमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज वो उस प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शिमाली भारत में सर्द लहर जारी है। महकमे मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि 8-9 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सूरत हाल में कदरे बेहतरी आएगी। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। धुंध और कोहरे की वजह से कई मकामात पर हद निगाह में नुमाया कमी आई है। हद निगाह कम होने की वजह से रेल की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। कौमी राजधानी में सर्द लहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से ठिठुरन बरकरार है। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने नाइट शेल्टर्स में पनाह ली। दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी ने ट्वीट किया कि सर्दी की वजह से नर्सरी से 5वीं जमात तक के तलबा के लिए 12 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सर्द लहर को देखते हुए लखनऊ जिला इंतजामिया ने 8वीं जमात तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का हुक्म दिया है। 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क के किनारे सोए हुए लोगों में कंबल तकसीम किए। कंबल तकसीम करने के बाद वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो सर्दी में हसासियत का मुजाहरा करें और लोगों की मदद करें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का मुआयना किया और कंबल तकसीम किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में अवामी मकामात पर अलाव जलाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए महकमे रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर को इसकी निगरानी करने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत में कमी की वजह से श्रीनगर में सर्द लहर जारी है। गुजरात में आज बैनुल-अक़वामी पतंग मेला शुरू हुआ। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी पतंग मेले में शिरकत की। बांग्लादेश में 12वें पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग का इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर पुरअमन रही। 300 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में 1970 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 18 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में 300 MP अगली हुकूमत के लिए मुंतखब होंगे। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की शमूलियत से सियासी जमातों की कुल तादाद अब 28 हो गई है। हुक्मरान जमात अवामी लीग अपनी चौथी मुद्दत के लिए 266 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रही है, जबकि बाकी नशिस्तों पर अपने इत्तेहादियों को इंतखाबी मैदान में उतार रही है। काबिल जिक्र है कि शेख हसीना की ज़ेर क़यादत अवामी लीग 2009 से इक़्तिदार में है। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी जेपी ने इस इलेक्शन में 265 उम्मीदवारों को नामजद किया है। ताहम जातीय पार्टी के तकरीबन 26 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश ताल्लुकात की तारीफ की है।
India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीमों के दरमियान दूसरा T20 आज मुंबई में खेला जाएगा। पहला मैच जीतने वाली भारतीय टीम की नजरें दूसरे मैच में जीतकर सीरीज जीतने पर मरकूज होंगी। वनडे सीरीज में तीनों मैच हारने के बाद भारतीय खवातीन टीम ने पहले T20 मैच में खेल के हर शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी। ये भारतीय खवातीन टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। आदाब। मसला तो इस घर का